हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। क्या ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में द सॉलिड स्टेट के नाम से जाना जाता है। आज इस चैप्टर के जितने भी PY क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और ये तमाम प्रश्न जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2011 से लेकर के 24 तक पूछा गया है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। क्या 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे 1 नंबर वाला क्या है कि वे रवादार ठोस का उदाहरण है। क्या बेर हवादार ठोस का उदाहरण है। सबसे पहले यहाँ हमें समझना है कि बेर हवादार ठोस कहते हैं किसको। अक्सर स्टूडेंट इसमें यही कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि बेर हवादार ठोस किसको कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं रवादार ठोस। अब बेरवादार ठोस कहने का मतलब हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसलिए सीधा सा आप समझिएगा कि बेरवादार ठोस का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन कौन है। ऑप्शन ए में है हीरा जो कि है क्रिस्टलीय ठोस, ग्रेफाइट भी है क्रिस्टलीय ठोस, नमक भी है क्रिस्टलीय ठोस, और ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया गया है रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। इसलिए हम लोग इसे बेरवादार ठोस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी रबर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2013 और 2021 में पूछा गया। क्या 2013 और 2021 में पूछा गया था। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका क्या है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्या निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी ZnS, ऑप्शन सी कांच है, और ऑप्शन डी SiC है। तो इसका जो सही आंसर हुआ, देखिए यहाँ साफ झलक रहा है कि कांच जो है, क्या कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या कांच जो है क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी बात इतना जो भी दिया हुआ है, NaCl क्रिस्टल है, ZnS भी क्रिस्टल है, और SiC भी क्रिस्टल है। उसके बाद तीसरा प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि 2020 में पूछा गया है। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि HCP, क्या HCP जो है इसमें परमाणुओं की संख्या, एटम्स की संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी, टोटल जो संख्या होती है HC में परमाणुओं की जो संख्या होती है 6 होती है। क्या 6 होती है। और आप लोग 12 में कन्फ्यूज रहते हैं, कई स्टूडेंट 12 मारते हैं, लेकिन ऐसा मिस्टेक नहीं करना कि 12 जो होता है ना उसका क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, लेकिन HCP इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है टोटल 6 होती है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2020 में ही पूछा गया है। क्या 2020 में ही पूछा गया है। क्या है पहला चौथा प्रश्न कि रवादार ठोस है। तो सबसे पहला प्रश्न में ही आपको बताएं कि रवादार ठोस कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन है। ऑप्शन ए के बारे में बात किया जाए हीरा, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर भी है क्या अक्रिस्टलीय ठोस है, और यहाँ पे जो है हीरा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में यही क्रिस्टल है। और क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, रवादार ठोस के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2020 में ही पूछा गया था कि वे रवादार ठोस पदार्थ हैं। मतलब वे रवादार कहने का मतलब सीधा सा अपने दिमाग में लाइए कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन होगा, यहाँ पे ध्यान देना। अक्रिस्टलीय ठोस मतलब वे रवादार ठोस जो है कौन है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पे दिया गया है ग्रेफाइट है क्रिस्टलीय ठोस मतलब रवादार ठोस हो गया, हीरा भी है क्रिस्टलीय ठोस मतलब रवादार ठोस, और लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है कांच जो कि है अक्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग कहते हैं बेरवादार ठोस। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो छठा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि 2018 में पूछा गया था। क्या 2018 में पूछा गया था, क्या है प्रश्न छठा कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब HCP संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो आपको हम बताएं कि HCP यहाँ बात क्या किया गया HCP, तो HCP में कुल परमाणु की संख्या 6 है और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं कि कितना होता है 12 होता है। क्या 12 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न है सातवां प्रश्न 2018 में ही पूछा गया था। क्या है सातवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलीय वाइड और अष्टफलीय वाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए BCC और FCC, ऑप्शन नंबर डी HCP और सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन नंबर सी HCP और CCP, और ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात किया जाए जो कि है BCC और HCP। तो इसका जो सही आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल 100% क्या है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आठवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या है आठवां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। तो यहाँ पे क्या आया बेरवादार ठोस। तब बेरवादार ठोस का मतलब सीधा सा दिमाग में ला रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस, जो कि 2017 में पूछा गया था। क्या 2017 में पूछा गया था। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद दूसरा है क्वार्टर्ज ग्लास। क्या क्वार्टर्ज ग्लास। उसके बाद चौथा है क्रोम एलम, और चौथा जो यहाँ पे दिया गया है डी नंबर में सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी कि क्वार्टर्ज ग्लास जो है क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है मतलब बेरवादार ठोस है। उसके बाद नौवां जो प्रश्न दिया गया है जो कि 2022 में पूछा जा चुका है। क्या 2022 में पूछा गया था कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है ने 3 होती है। क्या 3 होती है। उसके बाद 10वां जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या हम लोग जानते हैं कि 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 7। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। क्या सहसंयोजक ठोस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी हीरा जो है क्या सहसंयोजक ठोस होता है। क्या हीरा जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है। उसी तरह से 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि 2024 में पूछा जा चुका है कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पहला प्रश्न 11 नंबर में पूछा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस कौन है। तो इसका सही आंसर हो गया था कौन, सही आंसर हो गया था हीरा। और उसके बाद यहाँ पर पूछ दिया हीरा कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। तो हीरा कौन रवा है, सहसंयोजक रवा है। क्या सहसंयोजक रवा है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 13 नंबर का जो कि 2024 में पूछा जा चुका है। क्या 24 में पूछा जा चुका है कि NaCl रवा की संरचना है। तो NaCl रवा की जो संरचना होती है क्या होती है। ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए है षष्ठकोणीय बंद पैकिंग,
उसके बाद ऑप्शन बी जो है फलक केंद्रित घनाकार, ऑप्शन सी है वर्ग समतलीय, और ऑप्शन डी के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया गया है क्या है कि पिंड केंद्रित घनाकार। तो इसका जो सही आंसर होगा कि NaCl रवा की जो संरचना होती है फलक केंद्रित घनाकार होती है। क्या? फलक केंद्रित घनाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है जो कि 2024 में ही पूछा जा चुका है। क्या 24 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रवाहीन, तो रवाहीन कहने का मतलब क्या हो गया कि जिसमें रवा नहीं रहता, मतलब बेरवेदार ठोस। तो बेरवादार ठोस कौन होता है? मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? हीरा यहाँ पे जो है क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट को हम लोग जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस है, साधारण नमक के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस है। और ऑप्शन जो डी यहाँ पे दिया गया है कांच। क्या कांच जो है क्या अक्रिस्टलीय ठोस है? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो BCC इकाई सेल में जो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32% होता है। कितना होता है? 32%। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 32%। क्या? ऑप्शन नंबर ए 32% याद रखिएगा। 2018 में पूछा गया था। क्या? 2018 में पूछा गया था। और 2025 के लिए, क्या 2025 के लिए इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, क्या है कि एक अष्टफलीय रिक्तियाँ निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 में तो पूछा गया था, उसके साथ ही साथ 2024 में पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जो एक अष्टफलीय, क्या अष्टफलीय जो रिक्ति होती है वो होती है टोटल 6 गोलों से घिरी हुई। क्या? टोटल 6 गोलों से घिरी हुई होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 17 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है 2023 में पूछा गया था। क्या? 2023 में पूछा गया था, क्या है कि किसी धातु की षष्ठ भुजीय सीमित पैकिंग संरचना में, क्या सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो किसी धातु की षष्ठ भुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या जो होती है 12 होती है। क्या 12 होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। और हम लोग देखते हैं कि ठोस अवस्था जो है पहला चैप्टर द सॉलिड स्टेट, तो इस चैप्टर के जो भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिटेल्स पूर्वक अध्ययन करते हैं। और बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्या कीजिए कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि प्रत्येक चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं चैप्टर वाइज जितने भी PYQ क्वेश्चन है 2011 से लेकर के 2024 तक सभी का डिटेल्स पूर्वक सॉल्यूशन करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, क्या है 2 नंबर वाला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब। तो सबसे पहला जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में पूछा गया है प्रश्न? क्या है प्रश्न कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कांच जो है उसको हम लोग अतिशीतित द्रव क्यों मानते हैं? तो इसका जो आंसर होगा कि द्रव की तरह कांच में बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। मतलब सीधा सा आंसर है कि द्रव की तरह कांच में भी बहुत धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है और इसी प्रवृत्ति के कारण इसे अतिशीतित द्रव की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2022 में पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? क्या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दें। तो यहाँ पे सबसे पहला समझना है कि नेटवर्क ठोस, तो सबसे पहले क्या है आप लोग क्या है कि क्वेश्चन जो पूछता है जिस ऑर्डर में पूछता है उस ऑर्डर के अनुसार आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले पूछा है कि नेटवर्क ठोस क्या है या किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर क्या करना, एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले उत्तर देकर के लिखेंगे नेटवर्क ठोस के बारे में कि वैसा ठोस
जिसके बनने में भाग लेने वाले, क्या यहाँ कर दीजिएगा जिसके, वैसा ठोस जिसके बनने में भाग लेने वाले परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन उपस्थित होते हैं उसे नेटवर्क ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उदाहरण को देंगे। उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए हीरा तथा ग्रेफाइट, हमसे एक एग्जाम्पल पूछा गया था, लेकिन फिर भी यदि हम 2 दे देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, हीरा तथा ग्रेफाइट। उसके बाद थोड़ा सा नेटवर्क ठोस के बारे में और लिखना है। बेसिक जानकारी क्या है, बेसिक जानकारी कि नेटवर्क ठोस को सहसंयोजक ठोस, क्या सहसंयोजक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब नेटवर्क जो ठोस है उसको सहसंयोजक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। मतलब नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस के जो द्रव्यनांक होते हैं और जो क्वथनांक काफ़ी ऊंच होते हैं, हाई होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या करना है, लिखना है कि यह अति कठोर और भंगुर होते हैं। क्या होते हैं कि यह अति कठोर और भंगुर होते हैं। और उसके बाद यह क्या होता है, यह जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। मतलब क्या है कि इसे करंट आर पार नहीं कर सकता, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न क्या है, 2023 में ही पूछा गया था। क्या 2023 में ही पूछा गया प्रश्न क्या है कि रवादार ठोस क्या है, क्या रवादार ठोस क्या है, उदाहरण दें। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपको हम शुरू में ही बताएं कि रवादार ठोस, तो रवादार ठोस कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, और बेरवादार ठोस कहने का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब मेनली यहाँ पे देखा जाए कि रवादार ठोस का यहाँ क्या है, किसके बारे में लिखना है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में लिखना है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दे देंगे, हेडिंग बनाएंगे कि रवादार ठोस, तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति का निर्माण करती है। क्या, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घपरासी व्यवस्था में व्यवस्थित होकर निश्चित और नियमित ज्यामिति का निर्माण करती है उसे रवादार ठोस कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या करना है, उदाहरण देना है, मतलब एग्जाम्पल देना है। तो उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड जिसे कि NaCl के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद हीरा, धातु इत्यादि, ये सब क्या है, रवादार ठोस अर्थात क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट में 1-2 पॉइंट करके लिख देंगे ताकि हमारा जो आंसर रहे काफ़ी एट्रैक्टिव देखने में लगता है इस तरह से। तो क्या है कि रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जाना जाता है। क्या, रवादार जो ठोस है उसे क्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे है इसमें क्या है कि रवादार ठोस अर्थात क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। मतलब रवादार ठोस जो है उसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे प्रश्न है जो कि 2019 के साथ ही साथ 2023 में भी पूछा गया है। क्या, 2019 के साथ ही साथ 2023 में पूछा गया है, क्या है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। मतलब क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं, अर्थात क्रिस्टल बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उत्तर देंगे, उत्तर यहाँ पे लिख करके उसके बाद क्या हेडिंग बनाएंगे थोड़ा सा कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि। तो क्रिस्टल बिंदु त्रुटि के बारे में लिखना है, तो वह त्रुटि जिसमें किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु अपना जगह छोड़कर अनियमित जगह पर उपस्थित होता है उसे बिंदु दोष या क्रिस्टल बिंदु त्रुटि कहा जाता है। बस इतना लिखना है, इतना में 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। उसके बाद 5वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 5वां यहाँ पे प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया था और उसके बाद 2016 में पूछा गया था और 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कि शॉटकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि के बीच अंतर क्या है। मतलब अंतर लिखना है कि शॉटकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि के बीच। तो आप लोग जब भी अंतर लिखिएगा, डिफरेंस लिखिएगा, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या है, एक अपना जो पेज रहा है उसका 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा इस तरह से। उसके बाद एक साइड लिख दीजिएगा शॉटकी त्रुटि, क्या शॉटकी त्रुटि, और दूसरा साइड जो लिखिएगा फ्रेंकल त्रुटि, क्या फ्रेंकल त्रुटि लिखिएगा और उसके बाद अंतर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से थोड़ा सा लिख दिए हैं, क्या है
कि शॉटकी त्रुटि तथा फ्रेंकल त्रुटि के बीच प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग यहाँ पे बनाए हैं। क्या है हेडिंग? शॉटकी त्रुटि। तो शॉटकी त्रुटि के बारे में हम लोग लिखेंगे क्या है, सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि इस दोष में बराबर संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं। मतलब शॉटकी दोष जो है उसमें धनायन तथा ऋणायन जो है बराबर संख्या में क्रिस्टल से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें घनत्व कम होता है। मतलब शॉटकी त्रुटि में जो घनत्व होता है बिल्कुल कम होता है। उसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे कि इसमें उपसहसंयोजक संख्या उच्च होती है। क्या होती है? इसमें उपसहसंयोजक संख्या उच्च होती है। और चौथा पॉइंट बना करके हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को दे देंगे। मतलब उदाहरण के लिए NaCl, KCl, KBr, AgBr, ठीक है। उसके बाद तो हम लिखेंगे दूसरा का यहाँ पे हमारे पास जो था फ्रेंकल त्रुटि। क्या फ्रेंकल त्रुटि? तो फ्रेंकल त्रुटि के बारे में हम लोग लिखेंगे कि फ्रेंकल त्रुटि क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे कर देंगे। और आपको जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि इस दोष में आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें घनत्व नहीं बदलता है। क्या? इसमें घनत्व नहीं बदलता। तो जिस तरह से शॉटकी त्रुटि में क्या था कि उसका घनत्व रहता था सबसे कम, लेकिन फ्रेंकल त्रुटि में क्या है, इसका घनत्व बदलता ही नहीं है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे पॉइंट है कि इसमें उपसहसंयोजक संख्या निम्न होती है। क्या निम्न होती है? और चौथा जो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए ZnS, AgCl और AgL। उसके बाद अगला जो छठा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम के द्वारा। क्या पूछा गया है कि फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तब फ्रेंकल दोष कहने का मतलब क्या हो गया कि फ्रेंकल त्रुटि क्या है, इसको क्या करना है, व्याख्या करना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाना क्या है यहाँ पे, जिसके बारे में हमें लिखने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंकल दोष। तब फ्रेंकल दोष क्या है? तो फ्रेंकल दोष एक प्रकार का बिंदु दोष है। क्या है? फ्रेंकल दोष जो है एक प्रकार का बिंदु दोष है जो तब होता है जब कोई परमाणु या धनायन जाली संरचना में अपनी प्रारंभिक स्थिति को छोड़कर एक शून्य बनाता है और ठोस क्रिस्टल के भीतर एक अलग अंतराकाशी स्थिति में चला जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि यह क्रिस्टल में एक प्रकार का बिंदु दोष है जो आमतौर पर आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। क्या? जो आमतौर पर आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। और यदि आप इस तरह से लिखते हैं एग्जाम में तो आपको 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए। उसके बाद अगला जो आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घोत्तरीय प्रश्न इम्पोर्टेंट 2025 के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है क्या है कि फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में क्या अंतर है। मतलब देखा जाए तो फेरो चुंबकीय पदार्थ तथा पारा चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है, अंतर को ही लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देंगे, उत्तर दे करके लिखेंगे कि फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय। क्या? फेरो चुंबकीय तथा पारा चुंबकीय में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। तो सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे बनाएंगे फेरो चुंबकीय। क्या? फेरो चुंबकीय। सबसे पहले क्या करें, फेरो चुंबकीय हेडिंग बनाएं और उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे। तो क्या है फेरो चुंबकीय यहाँ पे कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। मतलब क्या है कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रहने पर चुंबक की तरह व्यवहार करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी उनका चुंबकीय गुण रहता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से जब हटा लेते हैं फिर भी उसका चुंबकीय गुण रहता है। उसे फेरो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं या फेरो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहला है क्या, उदाहरण के लिए। क्या? उदाहरण के लिए। तो उदाहरण यहाँ पे क्या देंगे, MnO
उसके बाद दूसरा Mn2O3 और तीसरा जो एग्जाम्पल है MnO2। उसके बाद अगला जो है क्या है, इसमें अगला जो यहाँ पे था डिफरेंस जो लिखना था, पारा चुंबकीय पदार्थ। क्या पारा चुंबकीय पदार्थ, तो सबसे पहला इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं पारा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि इसमें इसमें आयोग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वे संतुलन कक्षा की गति रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि ये क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अगला पॉइंट जो है उदाहरण, तो उदाहरण इसका कौन है, O2 है, NO है और उसके बाद Cu+2 है। क्या Cu+2 है। तो चलिए जितने भी प्रश्न इस चैप्टर का था, पहला चैप्टर जो आपका है सॉलिड स्टेट, सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।